फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ओवरलोड रिले टेस्टिंग प्रैक्टिकली किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप ओवरलोड रिले में कंट्रोल टर्मिनल्स चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप ओवरलोड रिले में पावर टर्मिनल्स चेक कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल टर्मिनल्स वर्किंग रहती है। दैट मीन्स एनो टर्मिनल किस तरह से वर्क करता है, एनसी टर्मिनल किस तरह से वर्क करता है, इसके अलावा ओवरलोड मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, ज़्यादा एम्पेयर होने पर ओवरलोड रिले किस तरह ट्रिप करता है। रिपेयरिंग की बात की जाए तो यदि ओवरलोड रिले का आपका एनो टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है या एनसी टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है तो आप खुद से ही उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन फॉर मोटर, दैट मीन्स ओवरलोड रिले आपको किसी भी मोटर के लिए कितनी रेंज का लगाना होगा। बेसिकली जो ओवरलोड रिले होता है इसमें आपको रेंज दी जाती है, तो रेंज के हिसाब से ओवरलोड रिले का सिलेक्शन मोटर के अकॉर्डिंग किस तरह से किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले यदि हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इसका एनसी टर्मिनल होता है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ से पास होगी। देखिए जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन, इस बटन को प्रेस करते हैं सप्लाई कट ऑफ हो जाना चाहिए। यह इसका एनो टर्मिनल है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई नहीं रहेगी, जैसे ही बटन को प्रेस किया जाएगा सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, तो ये एनो टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये तो इसके कंट्रोल टर्मिनल हुआ, एक एनो और एक एनसी। इसके अलावा यह इसके पावर टर्मिनल है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पावर टर्मिनल की कंटिन्यूटी फर्स्ट के साथ आना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। बाकी किसी भी कॉन्टेक्ट्स के साथ इसकी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी कॉन्टेक्ट के साथ कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। सेकंड टर्मिनल की देखिए सेकंड के साथ आना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी कॉन्टेक्ट के साथ इसकी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, यदि आपका थर्मल ओवरलोड रिले ज़्यादा हीटअप हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा उस कंडीशन में शॉर्ट हो जाता है, तो थर्ड की कंटिन्यूटी ओनली थर्ड के साथ आएगी। यह इसका एनो पॉइंट है, तो इसकी कंटिन्यूटी फोर्थ टर्मिनल के साथ आएगी, क्योंकि जो होल्डिंग का मैकेनिज्म रहता है उसके लिए कनेक्टर यहाँ पर सेकंड टर्मिनल पर एनो पर कनेक्ट किया जाता है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो देखिए फोर्थ टर्मिनल की कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसे होल्डिंग मिल जाता है। एक बार स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कनेक्टर सेकंड टर्मिनल यहाँ पर रहता है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर मिलेगी फोर्थ टर्मिनल से, और यहाँ पर हमारा स्टार्टर होल्ड हो जाता है। तो नॉर्मली P4 जो ओवरलोड रिले का P4 है वो फोर्थ टर्मिनल से एनसी में रहेगा। रिपेयरिंग की बात की जाए तो हमारे पास एक ओवरलोड रिले है जिसका एनो पॉइंट ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तब भी एनो पॉइंट हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा चलिए समझ लेते हैं। अभी हम इस ओवरलोड रिले को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए दो स्क्रू यहाँ पर ये दिए जाते हैं, तो इन दो स्क्रू को सबसे पहले ओपन करना है, ठीक है। देखिए दो स्क्रू ओपन हो गए हैं। देखिए आप इस ओवरलोड रिले को देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कार्बनाइज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हीट होने के चलते जो इसके कॉन्टेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्बनाइज हो चुके। देखिए जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसका कॉन्टेक्ट देखिए, कॉन्टेक्ट यहाँ से यहाँ पर होता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट यहाँ पर होने से एनो वर्क करता है। अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा ये कार्बनाइज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन जम चुका है, तो कॉन्टेक्ट्स होने के बाद भी हमारा एनो वर्क नहीं कर रहा है। तो यदि आपका इस तरह से एनो वर्क नहीं कर रहा है, देखिए बटन प्रेस करने पर मैकेनिज्म तो बराबर है बट काफ़ी ज़्यादा ये हीट हो गया है जिससे कार्बन जमने के चलते ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एमरी पेपर ले लेना है, ठीक है। एमरी पेपर लेकर हल्का से कॉन्टेक्ट्स को घिस देना है, ठीक है। देखिए एमरी पेपर हमने लिया, इसे हल्का सा पतला कर लीजिए, हो सके तो CRC डालकर इसे अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि यहाँ पर जो कार्बन जमा हुआ है, जो कार्बनाइज ये हुआ है, यह रिमूव हो सके। अभी के लिए जस्ट हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो हल्का सा अभी हम इसे क्लीन कर रहे हैं। आप इसे अच्छे से क्लीन कीजिए, जितने अच्छे से यह क्लीन होगा उतनी अच्छी आपकी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनेगी और जो एनो वर्क नहीं कर रहा था वो एनो वर्क करेगा। कई बार क्या होता है, ज़्यादा एम्पर जाने से यह काफ़ी ज़्यादा समय तक यदि हमारा ओवरलोड रिले यूज़ होता है तो इस तरह से कार्बनाइज होकर वर्क नहीं करता है। तो नॉर्मली आप इसे देख लीजिए, इसके कॉन्टेक्ट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए। क्लीन करने पर आपका जो ये कॉन्टेक्ट्स है प्रॉपर वर्क करेगा। चलिए अभी हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
और क्लीन करने पर देखिए अब हल्का सा ये अच्छा ठीक हुआ है। अभी देखिए नीचे अंदर की तरफ से जो पॉइंट है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी हम इसे चेक कर देखते हैं। देखिए अब एनो पर लगाया है, जैसे स्टार्ट बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये अब वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा एनो वर्क कर रहा है। नॉर्मली आप इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से क्लीन कीजिए, ये इसका एनसी होता है। यदि एनसी वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर यह जो पॉइंट है देखिए आपस में कंटिन्यूटी रहती है इसकी। जैसे ही इस बटन को प्रेस किया जाता है तो ये एनो हो जाता है, दैट मीन्स कॉन्टेक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, यदि आपका एनसी वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए। मैकेनिज्म को देखिए बराबर ये टच हो रहा है या नहीं, या इसे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, तो एनो या एनसी यदि वर्क नहीं कर रहा तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। अब ट्रिप फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ज़्यादा एम्पीयर करंट फ्लो होने पर ओवरलोड रिले किस तरह से ट्रिप करता है। चलिए पीछे की तरफ ट्रिप मैकेनिज्म दिया जाता है, इसे अभी हमने ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर एक जो स्ट्रिप है इसके ऊपर इस तरह से वाइंडिंग की गई है, वायर लपटा हुआ है। तो देखिए 3 फेज़ के लिए ये 3 कॉन्टेक्ट्स हैं। क्या होता है यहाँ पर जब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे इसमें भी करंट फ्लो होता है। यदि जो रेंज का हमारा ओवरलोड रिले है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है, थर्मल ट्रिप यहाँ से होगा। देखिए जैसे ही ज़्यादा एम्पीयर करंट फ्लो होगा स्ट्रिप आगे की तरफ जाएगी, स्ट्रिप आगे की तरफ जाएगी तो ये ट्रिप हो जाएगा। देखिए ट्रिप हुआ है। रीसेट करने के लिए एनसी बटन को प्रेस करना होगा तो ये रीसेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। देखिए जैसे ही स्ट्रिप आगे गई रिले ट्रिप हो गया है और एनसी को दबाने पर ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं मोटर के लिए सिलेक्शन ओवरलोड रिले का किस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 HP की हमारे पास मोटर है और मोटर हमारे पास 3 फेज़ में है। ठीक है, तो नॉर्मली यदि हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो 1 HP की मोटर 1.34 एम्पेयर लेती है 3 फेज़ में। इसे हम अप्रॉक्स मान सकते हैं 1.4 एम्पेयर। ठीक है, 1 HP की मोटर 1.4 एम्पेयर करंट लेती है। ठीक है, तो 5 HP की मोटर कितना लेगी, 5 × 1.4, तो अप्रोक्स ये 7 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो 7 एम्पेयर हमारी मोटर का FLC फुल लोड करंट रहेगा। ठीक है, अब जो ओवरलोड रिले होता है, देखिए जो ओवरलोड रिले होता है इसमें इस सिलेक्शन करने के लिए आपको एक रेंज दी जाती है, जैसे कि 13 एम्पेयर से लेकर 22 एम्पेयर का यह रिले है। तो रेंज सेलेक्ट किस तरह से की जाए, तो उसके लिए जो FLC करंट उसका 20% आपको ज़्यादा और 20% कम लेना है। किस तरह से, चलिए 7 एम्पेयर हमारा FLC करंट है तो FLC का 20% कितना होगा, 20% ले लेना है। 20% होगा इसका अप्रोक्स 1.4। ठीक है, तो 7 से 1.4 ज़्यादा, 7 + 1.4 अप्रोक्स 8.4 एम्पियर। अब 8.4 एम्पियर से ज़्यादा का जो भी रिले होगा, नॉर्मली 6 से 10 एम्पियर का एक रिले आता है, तो आप 6 से 10 एम्पियर तक का रिले लगा सकते हैं, या फिर 9 से 14 तक का आता है वह भी आप लगा सकते हैं। यदि इसकी लोअर रेंज देखी जाए तो लोअर रेंज 1.4 यदि हम माइनस करते हैं तो यह आता 5.6 एम्पियर। तो जो रिले लगेगा 5.6 से लेकर के 8.4 तक का, जो कि आप 6 से लेकर के 10 एम्पियर तक का जो रिले होता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5 HP की मोटर के लिए 6 से 10 का जो रिले होता है आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से ओवरलोड रिले की टेस्टिंग की जाएगी, वर्किंग किस तरह रहती है, रिपेयरिंग किस तरह की जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।